और क्रिकेट में आरक्षण से क्रिकेट की खूबसूरती बढ़ेगी। आरक्षण लोगों को मजबूत करने का एक मैकेनिज्म है। जितने लोग कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में आएंगे उतना बेहतर रिजल्ट होगा, जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना भारत के लिए अच्छा होगा, भारत की टीम इससे अभी और मजबूत होगी। नमस्कार, मैं संदीप यादव आपका स्वागत करता हूं। मैं आज बात करूंगा भारतीय क्रिकेट पर उठे आरक्षण के सवाल पर। कल एक मशहूर टीवी के मशहूर एंकर ने एक सवाल उठाया कि अगर भारत की क्रिकेट टीम में आरक्षण होता तो भारत की क्रिकेट की टीम इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचती। मैं इस बात का काउंटर करता हूं, इस बात के खिलाफ अपना तर्क रखता हूं कि यह पूरी तरह से गलत बात है और आरक्षण को एक तरह से स्टिग्मेटाइज, कलंकित करने की बात है। आरक्षण कोई चैरिटी नहीं है, आरक्षण लोगों का सम्मान है जो मुख्य धारा में विकास की प्रक्रिया में पीछे रह गए हैं। वो अपने लोग हैं, वो अपने सम्मानित लोग हैं, कोई उनके बारे में कोई किसी प्रकार की चैरिटी नहीं कर रहा है। आपने भारत का संविधान उनको उनका हक इंश्योर करता है और क्रिकेट में आरक्षण से क्रिकेट की खूबसूरती बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जो वंचित तबके के लोग हैं वो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेल में आएंगे। अभी भारत में, अभी के वर्तमान भारत की आबादी 140 करोड़ है। भारत ने सेमीफाइनल में जिस देश को हराया उसकी आबादी मात्र 51 लाख है। और आप ये समझ सकते हैं कि न्यूजीलैंड जैसा छोटा सा देश अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता होगा कि उसकी जो स्थिति है वो इतनी मजबूत है। भारत में 140 करोड़, भारत की 140 करोड़ की आबादी में से कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि भारत जैसा देश अंग्रेजों के जाने के बाद 1931 से पिछले 90 सालों में अपने ही देश में जाति जब एक बहुत बड़ी समस्या है उसकी ऑडिट नहीं कर पाया है, उसकी जातिगत जनगणना नहीं कर पाया है, तो उसके पास ये आंकड़े कैसे होंगे कि कितने लोग भारत में क्रिकेट खेलते हैं और कितने लोग भारत में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। और उनमें से खेलने वाले जो क्लब, जिला और राज्य के लेवल पर हैं, उनकी जातियां क्या हैं, किन जातियों के लोग कितना ज्यादा खेलते हैं, कितना कम खेलते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये सब आंकड़े किसी भी स्वस्थ देश में होने चाहिए। लेकिन हमारे उस एंकर महोदय ने यह सब न पूछते हुए सारा ठीकरा वो जो है आरक्षण पर फोड़ दिया। आरक्षण लोगों को मजबूत करने का एक मैकेनिज्म है और उस मैकेनिज्म से जो लोग विकास की प्रक्रिया में वंचित रह गए हैं वो मजबूत होंगे और उनके मजबूत होने से देश और भी मजबूत होगा और उन तबकों से लोग आएंगे जिससे नहीं आ रहे हैं, तो हमारे क्रिकेट में और प्रतिभाएं आएंगी। इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे भारत में जब से आईपीएल आया है बहुत सारी छोटी छोटी प्रतिभाओं को मौका मिला और उन्होंने अपने को प्रूव किया। ओबीसी जातियों के, एससी जातियों के, एसटी जातियों के लोग क्रिकेट में आ रहे हैं और वो आके उसने एक स्टेबिलिटी पैदा की है। आईपीएल ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी है। उस स्टेबिलिटी के भरोसे उन वंचित तबकों के युवा मजबूत ढंग से अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं, बाहर के देशों में जाके क्लबों में खेल रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि भारत की अभी भी 80% आबादी ओबीसी, एससी, एसटी की गलियों में क्रिकेट खेलती है। उन गलियों से उनको क्लबों में कौन ले जाएगा, उनको जिला स्तर पर ग्राउंड में कौन ले जाएगा, उनको जिनके पास फाइनेंसेस नहीं है, पैसे नहीं है, वो कैसे 50,000 रुपए पर मंथ अपने बच्चे पर खर्च करेंगे? भारत की 99% आबादी 1% आबादी को छोड़ के 25,000 से कम कमाती है और एक अच्छे लड़के को क्रिकेट खिलाने के लिए आपको उसकी डाइट पे, उसके गियर पे, उसके ट्रैवल पे, उसके मैनेजमेंट पर आपको 40,000 से कम रुपए पर मंथ खर्च नहीं करने हैं। ये पैसे कौन अफोर्ड कर सकता है? क्या भारत की ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी की आबादी अफोर्ड कर सकती है? अगर कर सकती तो वो और भारत की टीम में और प्रतिभाओं को जोड़ती। जिस दिन ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाएं भारत की क्रिकेट टीम में आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, भारत में उस तरह की ऑस्ट्रेलिया की जैसे टीमों का करीब 3 गुनी ज्यादा रिसोर्सेज होंगी, जो बेंच जो स्ट्रेंथ होगी वो और ज्यादा मजबूत होगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, जब भारत में क्रिकेट की शुरुआत हुई आजादी के बाद, अंग्रेजों ने इस खेल का इजाद किया और भारत की टीम भी शुरुआती दौर में ही बन गई थी और भारत की क्रिकेट टीम के ज्यादातर जो सदस्य थे वो बंबई जैसे शहर से आते थे। उसमें भी पारसी, क्रिश्चियन, ज्यूज और उसके बाद
हिंदू, फिर उसके बाद उसमें हिंदुओं में भी जो उच्च जातियां थी उनके लोग आने लगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, दूसरे शहरों से लोग इतनी संख्या में क्यों नहीं आते थे? कभी किसी ने इसको जानने की कोशिश की है? कभी किसी ने अभी के भारत में यह जानने की कोशिश की है कि किन जातियों के लोग अपना क्रिकेटर के रूप में करियर शुरू करते हैं और उनको वो कितना दूर तक ले जा पाते हैं? उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, कई लेख लिखे गए हैं। रामचंद्र गुहा ने अपनी एक किताब लिखी है क्रिकेट के ऊपर, जिसमें वो साफ साफ कहते हैं कि भारत की जो ज्यादातर तेज गेंदबाज हैं वो छोटी जातियों से आते हैं, वो वंचित समाज से आते हैं। तुलनात्मक रूप से जो बल्लेबाज हैं वो प्रिविलेज तबके से आते हैं। बोरिया मजुमदार ने कास्ट और क्रिकेट पर लेख लिखे हैं, बहुत सारे लेख लिखे गए हैं कि स्पष्ट रूप से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो आपकी खेलने की स्थिति, आपकी खेलने के टैलेंट को प्रभावित करती है। आपकी कोचिंग किस क्वालिटी की है वो आपके खेल को तय करती है। तो आपकी आर्थिक स्थिति आपके खेलने के स्टेटस को बनाती है, बताती है और उसको तय करती है। ये सब चीजें एक क्रिकेटर को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिनको हमारे उस मशहूर एंकर महोदय ने उपेक्षित कर दिया और अपना एक राग आलापते रहे कि आरक्षण से भारतीय क्रिकेट टीम का विनाश हो जाएगा। उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण लिया। अगर आप दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण लेते हैं तो वहां आप देखेंगे कि कैसे 1% गोरी आबादी ने वहां की 99% आबादी को नस्ल भेद के आधार पर उनको बताया कि तुम हमसे कमतर हो, तुम हमसे कमजोर हो, तुम कहीं से भी हमारे बराबरी में नहीं हो और तुम हमसे कंपीट नहीं कर सकते। पहले उनको इंफीरियर बनाया, उनके मन में भरा कि आप हमसे कमतर हैं, आप कमजोर हैं, आप गोरे नहीं हैं, आप हमारे जैसा नहीं खेल पाएंगे। और उनकी कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग ऐसी कर दी कि उनकी हालत खराब हो गई। पहले से ही उनकी हालत खराब थी, उस तरह से संसाधनों में उनकी बराबरी में नहीं थे। बाद में जब नस्ल भेद की समाप्ति हुई, नेल्सन मंडेला मजबूती से लड़े, देश के राष्ट्रपति बने, उन्होंने उसके बाद तमाम गवर्नमेंट्स ने, वहां की सरकारों ने उस तरह की पॉलिसीज लागू की ताकि वहां के श्वेत, जो वहां के असली लोग हैं, जो वहां के भूमिपुत्रास हैं, जो वहां के अपने लोग हैं, वो अपने क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर सकें। इसलिए पॉलिसीज लागू की गई। जीत और हार दूसरी बात है, जीत और हार दूसरा मसला है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन, खेलना उन लोगों का जिनका वो अपना देश है, वो बहुत जरूरी है। तो ये सब तर्क देना पूरी तरह से एक बहुत ही निराधार तर्क है और इसको समझने की जरूरत है कि जो रिजर्वेशन है वो प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है और प्रतिनिधित्व हर तबके का, हर वर्ग का आपकी क्रिकेट टीम को समृद्ध बनाएगा, सुंदर बनाएगा, मजबूत बनाएगा। तो इसलिए इसको आपको समझने की जरूरत है साथियों कि ये कहीं से भी उनका जो एंकर महोदय का तर्क था वो एक तरह का कुतर्क है और उसकी आलोचना बनती है, उसकी निंदा बनती है कि उनको, अगर वो एक बड़ी आबादी, भारत की 85%, भारत की करीब करीब अभी 60% आबादी रिजर्वेशन के दायरे में आती है, भारत की पूरी आबादी रिजर्वेशन के दायरे में आती है। भारत की जो तथाकथित उच्च जातियां थी वो भी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लेती हैं। तो सभी रिजर्वेशन का जब लाभ लेते हैं तो आप उसमें रिजर्वेशन को गाली क्यों देते हैं? फिर आप भारत सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि इतना दिनों से ये पॉलिसी लगने के बावजूद भी इस तरह की दुर्दशा क्यों है? और वो इस सवाल का क्यों नहीं जवाब देते हैं कि उसी भारतीय क्रिकेट टीम में जो अभी का पूरे वर्ल्ड कप का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है, शुरू के 3 मैचों में उसको नहीं खिलाया गया। जिस खिलाड़ी को यह कह के खिलाया गया कि वो एक हरफन मौला है, ऑलराउंडर है, वो बैटिंग भी कर लेता है, पता नहीं बैटिंग में उसके कितने आंकड़े हैं, लेकिन जो बॉलिंग करता है वो, उसमें उसने 3 मैचों में 2 विकेट लिए। समी को मौका दिया गया उनकी जगह पर, समी ने 6 मैचों में 23 विकेट लिए। समी की स्ट्राइक रेट, समी का एवरेज, समी का अभी तक का जो आंकड़ा है वो दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में उनको शामिल करता है, शुमार करता है, उनको सिद्ध करता है। और जब सिद्ध करता है तो उनको मौका 3 मैचों में क्यों नहीं दिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हमारे उस एंकर महोदय को पूछना था, लेकिन वो चूक गए। ऐसा नहीं है, आप 1-2 प्लेयर्स को जीतने वाली टीम में आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, आप 1-2 प्लेयर्स को माइनस भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह कहना, जब टीम जीतने लगे, टीम आज जीत इसलिए रही है क्योंकि निचले तबकों के लोगों का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हुआ। आप प्रोफाइल उठा के देख लीजिए अभी की भारत क्रिकेट टीम का, जितने लोग कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में आएंगे उतना बेहतर रिजल्ट होगा, जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना भारत के लिए अच्छा होगा, भारत की टीम इससे अभी और मजबूत होगी। तो साथियों, मैं अपने वीडियो से अपना यही संदेश देना चाहता था। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।